शुरू करें हम लोग सेल के बारे में। सेल जो होता है वो यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बोलते हैं कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग कंपोनेंट की हम बात करते हैं, तो जो भी बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। ठीक, तो सेल जो है वो हमारा यूनिट। आपने ये भी पढ़ रखा है सेल के बारे में, आप बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ये भी पढ़ते हैं कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक हमने बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और एक हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि सेल जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेल के ही बने हुए हैं। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। ठीक है, सेल से छोटी कोई रचना नहीं है, संरचना नहीं है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेल से कोई छोटी पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए। ठीक है, यानी कि सेल को आप छोड़ दो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। जैसे अमीबा वगैरह का केस देखते हैं, बैक्टीरिया जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो करता है अकेले, है ना। सेल से छोटी कोई स्ट्रक्चर आप पॉसिबल इमेजिन करें जो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल शो करती है। वायरस, लेट्स से वायरस, वायरस इज एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन? क्योंकि वायरस को सरवाइव करने के लिए एक कॉम्पैटिबल होस्ट चाहिए, है ना। तभी ये वायरस जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, नहीं तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। कॉम्पैटिबल होस्ट चाहिए। जैसे आपको ह्यूमन में आप बहुत सारा वायरल डिजीजेस देखते हैं, प्लांट में आप बहुत सारा वायरल डिजीज देखते हैं। तो यदि कॉम्पैटिबल होस्ट नहीं है, बैक्टीरियोफाज वगैरह भी आप देखते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, प्लाज्मिड वगैरह। कॉम्पैटिबल होस्ट है तो वायरस लिविंग नेचर शो करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। यदि कॉम्पैटिबल होस्ट नहीं है तो वायरस इनएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग वायरस को इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं कि वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे। सेल, द ओनली थिंग इज सेल विच कैन शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक अलग चीज आई है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, तो स्ट्रक्चरल कहने का मतलब यही हुआ, सिंपल सा मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, उनको बनाने वाली जो संरचना है वो सेल है, जो स्ट्रक्चर है वो सेल है। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जैसे लेट्स से कि हम लोग जो है ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, या जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट, एनिमल या अदर क्लासेस हों, है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसी पे हम सरवाइव करेंगे। ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, ये ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराया, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और CO2 रिलीज हुआ। ओके, तो ऑक्सीजन इनहेल और CO2 एक्सेल। तो ये जो काम हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कहाँ हो रहा है? वेयर this particular function is operated at cellular level and within mitochondria. Okay, another function you can also consider like muscular movement। जब हम लोग वॉक करते हैं या मूवमेंट होता है, किसी टाइप का मूवमेंट हो रहा है, पर्टिकुलर मूवमेंट। सो यदि हम एनिमल की बात करते हैं तो जो मूवमेंट हो रहा है उसमें मसल सेल्स इन्वॉल्व है। ओके, उसमें मसल सेल में, ठीक है। तो उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन,
नर्व सेल जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। तो ये काम सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन? तो हमारे अंदर आरबीसी। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं सेल्यूलर लेवल पे, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है ना? और फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल से छोटी कोई ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो करे, सरवाइव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अब जो अगली बातें आती है वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूल मतलब सेल्युलरिटी के आधार पे यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हम लोग बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। बेसिस क्या है? नंबर ऑफ सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म, है ना? ये देखा गया है कि सेल्स जो है वो अकेले लाइफ साइकिल को पूरा करता है, अकेले सारी एक्टिविटीज को शो कर रहा है। सेल अकेले रेस्पिरेशन भी शो कर रहा है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन भी शो कर रहा है। एक अकेला सेल मूवमेंट भी शो कर रहा है। एक अकेला सेल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तो मानेंगे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में। ओके, तो क्या कंट्रोल नहीं होता है स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में? कंट्रोल वहां पे भी होता है, फंक्शनल कंट्रोल वहां पे भी देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये जो एक्टिविटीज है यूनिसेल्यूलर में होता ये है कि एक अकेला सेल, सिंगल सेल इन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल आप यूनिसेल्यूलर में आप ले लें अमीबा का। मूवमेंट, करेक्ट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है। तो अकेले वो सारे के सारे मतलब जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जो पॉसिबल फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करता है एक अकेला सेल, है ना? अदर केसेस आप बैक्टीरिया का भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया होता है जो इन सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है ना? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा टाइप जो है, दूसरा कैटेगरी जो है वो मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, है ना? मल्टी सेल्स, या आप कह सकते हैं मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब एक सेल अकेले लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है, जीवन चक्र को पूरा कर रहा है, तो फिर वाई मल्टी सेल्यूलरिटी? मल्टी सेल्यूलर का एडवांटेज क्या? बहुत सारे सेल्स क्यों एग्रीगेट एक साथ मिलकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं? तो इसका पॉसिबल रीजन ये है कि मान लो कि आप अकेले किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, एक दिन में आपको बहुत सारे टास्क दे दिए जाएं, पढ़ना भी है, शॉपिंग भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है ना, घर का भी काम करना है, लेट से बहुत सारे काम। और एक ऐसा केस लें जहाँ पे बहुत सारे बॉयज हैं, घर पे 2-4 बच्चे हैं, सबको अलग-अलग टास्क दे दिया गया कि चलो भाई इस समय कोई ये काम कर लेगा, इस पर्टिकुलर टाइम में 10 से 12 बजे तक ये पढ़ाई करेगा, 10 से 12 बजे तक ये जो है वो एक पर्टिकुलर बाजार जाएगा, है ना? ठीक है? तो अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग काम दिया जाए, तो क्या एफिशिएंसी नहीं होगी? ज़्यादा एफिशिएंट काम होगा। सेल्स के आधार पे, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म होगा
लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक ही सेल का है ना, जैसे सिंगल सेल होंगे वो लाइफ से रिलेटेड जो भी मतलब एक लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होंगे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया। हालांकि मूवमेंट एंड लोकोमोशन जरूरी नहीं है, लोकोमोशन, बट फिर भी हम कंसीडर यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। मूवमेंट लोकोमोशन हो गया, कंट्रोल ओवर सेल्यूलर फंक्शंस हो गया। तो ऐसे यदि हम कैटेगरी करें कि कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए एसेंशियल है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे वो एक अकेला सेल परफॉर्म करेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है वो मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप अमीबा का केस लेते हो, बैक्टीरिया का केस लेते हो, पैरामीशियम का केस लेते हो, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, मेनी सेल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एडवांटेज क्या है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में? तो एडवांटेज ये है कि मान लो कि किसी एक व्यक्ति को बहुत सारा टास्क दे दिया जाए कि 1 घंटा में आपको बाजार जाना है, पढ़ाई करनी है, एक शॉर्ट टाइम, लेट्स से किसी शॉर्ट टाइम में एक दिन में 3-4 काम दे दिए गए। 4 अलग-अलग काम करना, पढ़ाई करना है ना? स्टडी हो गया, मार्केट हो गया, उसके बाद उसको खेलना भी है, उसके बाद रेस्ट भी हो गया। तो ये अलग-अलग टाइप का काम हो गया। एक अकेले व्यक्ति को करना है, एक अकेले बॉय को, स्टूडेंट को करना है। और वही बहुत सारे बॉयज़ हैं और सब अलग-अलग टास्क परफॉर्म करें। कोई पढ़ाई कर रहा है ना? कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई अपना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। तो अलग-अलग काम अलग-अलग लोग करेंगे, तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी जो यहाँ पे होगी, ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। तो एडवांटेज ये है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक ये भी हो सकता है कि सेल्स जो होंगे वो अलग-अलग फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएटेड होंगे, एडेप्टेड होंगे और पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। ये आगे हम लोग देखेंगे अलग-अलग टाइप ऑफ सेल्स जब हम आएंगे डिफरेंशिएशन पे, तो वहाँ पे टिश्यूज में भी ये सारी चीजें आएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल थ्योरी। सेल पढ़ने और समझने में सेल थ्योरी का बहुत ही रोल है, अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। और सेल थ्योरी जो है वो सेल के बेसिक्स फीचर्स के बारे में बताता है। तो सेल थ्योरी के बारे में है क्या ये? तो सेल थ्योरी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ प्रोपोजिशंस हैं जो अलग-अलग लोगों के द्वारा प्रपोज किए गए, है ना? बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को अचीव करके एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो आउटकम है, रिजल्ट आया, उसमें जो भी आउटकम्स आया उसको समराइज करके कुछ स्टेटमेंट्स को प्रपोज किया गया, है ना? उसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। जो सेल के, फिर से वही बात है, समझने में, स्टडी में आसान, सुविधाजनक होती है, इम्पोर्टेंट। तो सेल, पहला प्रोपोजिशन है कि सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट लिविंग्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ है? स्ट्रक्चरली तो वो सेल का बना हुआ है। स्ट्रक्चरल फीचर को ये डिस्क्राइब करता है ना? पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स को बता रहा है, राइट? सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जैसे प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, लिपिड होता है और मैट्रिक्स में ग्राउंड मैट्रिक्स
मतलब सेल के सराउंडिंग में मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो सेल और सेल्यूलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्स फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट के बाद हमने ये भी देखा था कि सेल जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है। तो डेफिनेशन में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम बात करते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गया सेल थ्योरी से। सेल्स आर आइडेंटिकल एट केमिकल लेवल, है ना। सेल्स जो है वो आइडेंटिकल है केमिकल लेवल पे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेल आप ले लो, एनी टाइप ऑफ सेल्स, कोई भी आप सेल्स ले लो, वो प्राइमरली किस चीज से बना हुआ होगा? प्राइमरली जो होगा वो प्राइमरली उसमें प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट होगा, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। तो सेल्स आइडेंटिकल एट केमिकल लेवल का मतलब यही हुआ कि जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे सेल के वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होंगे, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा और कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं या इनका रेशियो वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन कि वो किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इनका रेशियो वेरी कर सकता है ना। रेशियो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, है ना। प्रोटीन के जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, लिपिड के जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन ही होगा, लिपिड ही होगा। ये इवोल्यूशनरी कंजर्व मैकेनिज्म है ना, जो एक दिन में चेंज नहीं होने वाला है। तो सेल्स आर आइडेंटिकल एट केमिकल लेवल का मतलब यही है कि जो सेल्स होंगे उनमें जो केमिस्ट्री होगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं ना कहीं वो केमिकली आइडेंटिकल होंगे, रेशियो उनका चेंज कर सकता है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जानते हैं कि पहला जो तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा स्लाइडेन और स्वान, है ना, ने प्रपोज किया था। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है बाद में इसे रोडोल्फ विर्चो ने प्रपोज किया था। ओके, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो ठीक है कि सेल्स जो है वो मतलब आप बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, फंक्शनली और केमिकली आइडेंटिकल है, मतलब फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल्स जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन ओरिजिन क्या है? सेल आया कहाँ से? तो रुडोल्फ विर्चो एक्सपेरिमेंट, अब रुडोल्फ विर्चो के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि नया सेल जो है वो पुराने सेल से जन्म लेता है ना। यानी कि बेसिस जो है वो इसका जेनरेशन है, पेरेंट से डॉटर सेल की हम लोग बात करते हैं, है ना? तो एक सेल दूसरे सेल को जन्म दे रहा है, दूसरा सेल तीसरे सेल को जन्म दे रहा है, तीसरा सेल, इस तरह से जेनरेशन बढ़ रहा है। लेकिन सेल थ्योरी से ये नहीं प्रूफ हो पाया कि जो ओरिजिन है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो सेल का एवोल्यूशन हुआ या सेल पहली बार जो आया वो कहाँ से आया। तो ओरिजिन जो है इससे क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही दिया गया है कि ओरिजिनली सेल थ्योरी में तीन पोस्टुलेट्स जो है वो स्लाइडिन और स्वान के द्वारा प्रपोज किए गए, और अगला जो स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रपोज किया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। बट स्टिल origin of the cell and how the cell has been evolved isn't clear from the cell theory. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ओके, तो सेल थ्योरी के बारे में और डिटेल्स की। जो हमारे स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन 1838 में जर्मन बोटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पे स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया।
प्लांट को स्टडी किया और उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि प्लांट्स जो है वो अलग-अलग सेल्स के बने हुए हैं। प्लांट्स जो है वो अलग-अलग तरह के सेल्स के बने हुए हैं और वो सेल्स जो है वो आपस में मिलकर टिश्यू बना रहा है। तो ये जो हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यानी प्लांट जो है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल यूनिट आप बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया। ओके। थियोडर स्वान 1839 में parallelly actually they were worked parallelly at the same time more or less by the gap of 1 year they were working on plant by Matthias Leiden and Swan was working on animals and he was a zoologist. So what he observed that कि जो सेल है जो एनिमल सेल्स हैं एनिमल सेल में एक थीन लेयर है एनिमल सेल के बाहर में उन्हें जो है एक थीन लेयर देखने को मिला एंड दैट टुडे वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट सो this is what we have plasma membrane and that was observed first time by Theodor Swan in 1839. He also concluded based on his studies on plant tissue उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि एनिमल में तो सेल मेम्ब्रेन होता है बाहर से और प्लांट में सेल वॉल होता है प्लांट में सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर्स है ना तो प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं वो यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को यानी प्लांट जो होता है वो मोर रेजिस्टेंट होता है एनिमल से मैकेनिकली और केमिकली जो है वो ज्यादा स्ट्रेस एनिमल के रेस्पेक्ट में एनिमल टिश्यू सेल्स के रेस्पेक्ट में बर्डन कर सकता है and that imparts a unique character to the plant and this is cell wall. Okay. आगे अब हम बात करते हैं शेप और साइज के बारे में सेल का शेप और साइज जो होता है वो यूजुअली सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर होता है आप इसको मैथमेटिकली यदि देखें तो 1 मीटर में हमें 10 टू द पावर -6 मीटर है ना यानी 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर 1 मीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करो और फिर 1 मिलीमीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करो तब जाकर जो है वो तब जाकर जो है वो आपको एक माइक्रोमीटर है ना तो ये है हमारा सेल का साइज प्रोकैरियोटिक सेल का साइज हालांकि आगे जो है यूकैरियोटिक सेल की साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कंसिडरेबली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है 10 टू 30 माइक्रोमीटर कहीं कहीं आपको 10 टू 20 भी मिल सकता है 5 टू 20 मिल सकता है दिस इज कोई भी पूछने नहीं जा रहा दिस इज नॉट है ना कि यही है दिस इज नॉट अ फिक्स्ड डाटा अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से चीजों को लिखती है तो ऑन एवरेज आपको मानना है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनका साइज 1 टू 2 मीटर टू 5 माइक्रोमीटर सॉरी 1 टू 2 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 टू 30 माइक्रोमीटर के आसपास लिया जाता है यदि हम नोन सेल की बात करें जो अभी तक हमें नोन अर्थ पे उनमें सबसे छोटा जो सेल है वो है आपका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल सेल है इसके बारे में एक चीज और है कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है साइज 0.3 माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा होता है बहुत ही छोटा जो भी अवेलेबल आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें भी सबसे छोटा जो है वो आपको माइकोप्लाज्मा है ठीक है बैक्टीरियल सेल का एवरेज साइज 3 टू 5 माइक्रोमीटर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है
वो 0.7 माइक्रोमीटर डायमीटर का होगा। नर्व सेल्स जो होंगे वो लॉन्गेस्ट सेल होंगे। ओके, नर्व सेल्स। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, एक यहाँ पे लार्जेस्ट है और एक लॉन्गेस्ट है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क है, कैन यू टेल? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क ये है, लार्जेस्ट सेल जब लार्ज बोला जाता है तो वाई वॉल्यूम बोला जाता है। जब किसी चीज को लार्ज बोला जाता है तो वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा है इसमें। और लॉन्गेस्ट का मतलब है ना, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। हो सकता है कि दो सेल ऐसा लेते हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो एक जैसा हो। कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लोग क्रिएट करते हैं कि चलो समझने वाला यूनिट लेते हैं, 1 मीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब का हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, लेकिन शेप जो है दोनों का सेम नहीं है। हमने इसका भी बोला 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम और इसका भी बोला 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल। वॉल्यूम सेम है लेकिन सरफेस एरिया जब हम दोनों का निकालेंगे तो सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग आएगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, है ना। तो फर्क ये है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो नर्व सेल्स जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि बहुत ही पतला थीन सेल्स होता है, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और लार्जेस्ट जो ऑस्ट्रिच सेल होता है वो लार्जेस्ट होता है इन द सेंस कि उसमें वॉल्यूम जो होता है ज्यादा होता है, सेल्यूलर कंटेंट ज्यादा होता है। अब एक बात आता है कि सेल का जो शेप और साइज जो है वो कैसे डिटरमाइन किया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 1 माइक्रोमीटर और 1 से 5 माइक्रोमीटर लेट से यदि हम कर रहे हैं, या 1 to 3 माइक्रोमीटर आप करते हैं, और यूकैरियोटिक और 10 माइक्रोमीटर to 30 माइक्रोमीटर, तो इसका डिसीजन कैसे होता है, कौन ये डिटरमाइन कर दे इसको, जिससे हम देख भी नहीं पा रहे हैं फिर भी हम उसके बारे में साइज और शेप के बारे में बता रहे हैं, और एक मोरलेस डाटा दिया जा रहा है कि ये 1 to 5 और 10 to 30 माइक्रोमीटर के रेंज में होगा। तो ये जो डाटा जो है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है? तो लोअर लिमिट जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है कि यदि एक सेल है, यदि एक सेल है तो सेल तो बहुत छोटा है ना। सेल क्या है, बहुत छोटा है। तो सेल बहुत छोटा है तो सेल को सरवाइव करने के लिए मिनिमम कितने बायोमॉलिक्यूल्स एसेंशियल है ना। मिनिमम कितने बायोमॉलिक्यूल्स एसेंशियल है जिसको कि पास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेल को अंदर किसी चीज को ले जाना है और सेल के बाहर किसी भी चीज को लाना है तो वो किसके थ्रू होगा, वो उसके मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, राइट। वो उसके मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर किसी भी चीज को, किसी बायोमॉलिक्यूल को लाना और ले जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से, सेल के सरफेस से होगा। तो कम से कम कितना सरफेस चाहिए कि सेल सरवाइव कर जाए, है ना। कितना सरफेस चाहिए ताकि सेल में बायोमॉलिक्यूल्स का इनपुट हो और सेल सरवाइव कर जाए, ये डिटरमाइन करता है सेल के लोअर लिमिट को। जबकि अपर लिमिट जो है वो डिटरमाइन होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या है, ठीक है। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर ये है, या हम अपने घर में रहते हैं तो हमें क्या चाहिए, क्या जरूरत है। यदि जरूरत के हिसाब से हम देखें तो हमें जो भी चीजें जरूरत पड़ती है तो क्या हम एक बार सारे सामान को लाकर रख लेते हैं लाइफ टाइम के लिए, या जरूरत के हिसाब से लाते हैं? दो सिचुएशन है।
यदि एक ही बार सारे चीज़ों को ले आया जाए, तो उसमें हम जो है मार्केट से यदि कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं, तो रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है ना? तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम पे नहीं रह सकती है। जैसे सब्ज़ी लाए, तो सब्ज़ी क्या होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यदि फ्रीज़र नहीं है, तो फिर वो खराब होने लगेगा, है ना? और स्मेल आने लगेगी। वो टॉक्सिसिटी लोकल एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करने लगेगी, ठीक है ना? और ज़रूरत के हिसाब से यदि हम डेली लाते हैं या हर एक 2 दिन, 3 दिन पे ज़रूरत के हिसाब से लाते हैं, तो उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। यूज़ एंड डिस्पोज़, यूज़ एंड रिसाइकल, है ना? तो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सेल भी कुछ इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने आप को कि सेल का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेल को जितना चाहिए उतना ही वॉल्यूम सेल के अंदर है। उसी वॉल्यूम में सेल सारे एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करेगा, टॉक्सिसिटी जो होगा वो उसको रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो एक एंड से दूसरे एंड में या मिडल से या किसी पार्टिकुलर जगह से टॉक्सिक सब्सटेंस को या मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज़ करने में सेल को ज़्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा। और सेल यदि एनर्जी खपत करता रह जाए इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में, तो सर्वाइवल में अफेक्ट, है ना? सर्वाइवल जो होगा सेल का अफेक्ट। इसीलिए इसको मिनिमाइज़ करने के लिए सेल मैक्सिमम उतना ही वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, जिससे कि कम से कम एनर्जी में सेल जो है मेटाबॉलिक टॉक्सिक्स को, वेस्ट को या अदर वेस्ट को आसानी से रिमूव कर सके। एंड दिस इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द सेल shape and size, mainly cell size. Okay, so now you can answer why the cell is so small. Why is the cell so small? Cell itna chota kyun hai? You can answer it now. So now moving forward to the next topic, we have different types, different shape of cells, and that shape is determined that shape is determined by the functions of the cell they perform. Like यदि हमें गैसियस एक्सचेंज करना है, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, है ना? और ऑक्सीजन लिया तो ये लंग्स में गया और लंग्स में एल्वियोलाई से होते हुए ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज करके जाता है। तो यदि हम 2-3 सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि सेल का साइज क्या होगा, दैट डजंट मैटर रियली, दैट ओनली मैटर कि सेल का शेप कैसा। हमने 2 सिचुएशन ये क्रिएट किया, तीसरा सिचुएशन हमने ये क्रिएट किया, है ना? सेल का शेप एक जो है, हमने सेल को यहाँ पे फ्लैट टाई जैसा रखा है, फ्लैट, है ना? टाइल जो आपका आता है। एक हमने कॉलमनार कॉलम जैसा रेक्टेंगुलर शेप आप 2D में देख सकते हैं, और एक जो है स्फेरिकल शेप। यदि गैस को ऑक्सीजन को पास करना है एक दीवार से दूसरे दीवार तक, यानी दीवार के वॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो तीनों में आप देख सकते हैं कि हर एक सेल को पास करें इस तरह से। ओके, और इसमें जो है इस तरह से, तो एक्सचेंज जो होगा, बाउंड्री जितना पतला होगा, थीन होगा, उतना ही आसानी से एक्सचेंज होगा। इसीलिए एल्वियोलाई सेल जो होते हैं, एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं, वो थीन टाइल लाइक होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज। आरबीसी, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि वो आरबीसी ऑलरेडी स्फेरिकल हो, तो उसमें हम ऑक्सीजन और लोड करें, बैलून ऑलरेडी फूला हुआ है और उसमें हम हवा भर दें, तो बैलून क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, है ना? इसीलिए आरबीसी का शेप को
इस तरह से रखा जाता है, कंजर्व्ड शेप होता है आरबीसी का, ताकि वो मैक्सिमम लोड को सह सके, ऑक्सीजन लोड को सह सके। और आरबीसी का शेप जो होता है वो भाई कॉनकेव होता है, ताकि जब हम ऑक्सीजन लोड करें तो ये जो आरबीसी जो है वो स्वेल करे, फिर भी बर्स्ट ना हो। तो बर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए, सेल के फटने को से बचाने के लिए आरबीसी का शेप जो होता है वो क्या होता है, ओके, एकोमोडेट किया हुआ होता है। और भी आपको इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो एमीबॉइड से इसको एमीबोसिस मूवमेंट को परफॉर्म करता है ना, अपना चूंकि पूरे के पूरे ब्लड में सर्कुलेट करना है और उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम में भी डब्ल्यूबीसी को सर्कुलेट करना है, तो ये जो है स्क्वीज करता है सर्कुलर सिस्टम से लिम्फेटिक सिस्टम में, और इसीलिए शेप जो है वो डब्ल्यूबीसी का वेरिएबल होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिड्स प्लांट में इलोंगेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिड्स का क्या काम है? ट्रैकिड्स का काम है, ट्रैकिड्स और वेसल्स यू नो, ट्रैकिड्स का काम है वाटर को पहुंचाना ऊपर। तो जितना पतला होगा, जितना थीन होगा, है ना, उतना ही बढ़िया होगा, है ना। क्योंकि इस तरह से सेल में यदि छोटा-छोटा सेल हो, तो 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री, 4 बाउंड्री, 5 बाउंड्री, 6 बाउंड्री, 7 बाउंड्री, 8, है ना, 9, 10, 11, 12, इस तरह से छोटा-छोटा सेल्स यदि होगा ट्रैकिया में, तो वाटर को कैरी करने में क्या होगा, बहुत सारे एनर्जी का खपत करना होगा सेल को, बहुत ही स्ट्रेस सेल में उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। और सेल यदि इलोंगेटेड है तो एक बार आसानी से सेल जो है वो, है ना, बहुत कम बाउंड्री क्रॉस करना होगा और सेल में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो आसानी से होगा। तो इस तरह से अलग-अलग शेप जो होता है वो सेल का वो डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे, सेल का जैसा फंक्शन होगा उसके आधार पर उसका क्या होगा, शेप होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल जनरली सिंपलर सेल्स होते हैं, स्मॉलर भी होता है और सिंपलर भी होता है, सिंपलर एंड स्मॉलर, और इसीलिए डिवीजन का जो टाइम होता है या मल्टीप्लिकेशन का टाइम होता है वो कम होता है ना। जनरेशन टाइम जो होता है या मल्टीप्लिकेशन टाइम जो होता है वो कम होता है, रिड्यूस्ड होता है comparative to eukaryotic cell which is more complex and larger। आगे हम बात करते हैं कुछ एडिशनल मतलब इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट स्किप दिस इंफॉर्मेशन। सेल के बारे में बोला जाता है कि सेल जो होता है वो अपने सराउंडिंग से मटेरियल को एक्सचेंज करता है, यानी सेल इनपुट भी ले सकता है मटेरियल का और आउटपुट आउटपुट है ना देता है। तो मटेरियल का ट्रांसफर हो गया, जैसे आप न्यूट्रिएंट लेते हैं, फूड लेते हैं, तो ये अल्टीमेटली सेल में जाता है, ऑक्सीजन सेल में जाता है, तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो गया। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सेल जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है ना? और इसीलिए ज्यादा वर्क करने के कंडीशंस में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली लगता है हाई हो गया, फीवर का केस जनरेट हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो ज्यादा मेटाबोलाइज जब सेल करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो सेल जो है वो उस एनर्जी को रिलीज करता है, और यही एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि ह्यूमन एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी लेते हैं एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है। हम लोग तो बात करते हैं लैंग्वेज is the basis of communication, or other than language, symbols and sign, but how a cell communicates with each other। तो सेल एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है केमिकल बेसिस, जिसमें हार्मोन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस भी होते हैं, न्यूरॉन्स,
और भी बहुत सारे केमिकल बेसिस हो सकते हैं। ओके, इस तरह से हम बोलते हैं कि सेल जो है वो शो करता है कम्युनिकेशन को। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेल्स। तो यदि हम टाइप की बात करें तो एक सेल का मतलब जो हम बात कर रहे हैं टाइप से, तो एक तो टाइप हमें इस तरह से मिलता है, उसकी डिफरेंशिएशन डिवीजन कैपेसिटी क्या होगी। सेल जो होता है वो इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या होता है कि सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं किया हुआ है ना। नॉर्मली अभी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो जो है वो किसी भी टाइप के डिवीजन को शो कर सकता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक्वायर कर सकता है आफ्टर डिवीजन, है ना। इसमें आपको स्टेम सेल्स मिलते हैं एनिमल में, और प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल का पोजीशन प्लांट में क्या होता है, फाइंड योरसेल्फ, है ना। डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो एक चीज ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड किए हुए सेल है, यानी कि ऑलरेडी उसमें डिवीजन हो चुका है, वो ऑलरेडी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्वायर किया हुआ है, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होगा अनडिफरेंशिएटेड सेल के रेस्पेक्ट में। और ये जो है वो पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है ना। जैसे मतलब हमारे अंदर बात करें तो जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गया, जैसे बोन सेल्स हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, न्यूरॉन सेल्स हो गया, बहुत सारे सेल्स, सारे सारे जो है वो डिवाइड किए हुए सेल्स हैं, यानी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। एक टर्म आता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या है? दिस इज नथिंग यू हैव हर्ड अबाउट री डिफरेंशिएशन, फिर से डिवाइड करना, है ना। तो डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा ये है कि पार्टिकुलर कंडीशन में सेल्स जो है वो डिवाइडेड सेल्स जो होते हैं वो फिर से एक स्टेप बैक आकर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर सकते हैं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो सेल जो है वो डिवीजन को रिवर्ट करके अनडिफरेंशिएटेड बनेगा और उसके बाद फिर से वो जो है वो डिफरेंशिएशन शो करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको प्लांट में मिलता है। किसका? प्लांट में आपने देखा होगा, सुना होगा पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होता है वो डिवाइड किए हुए सेल्स होते हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो स्पेशल कंडीशन में फिर से डिवाइड करें कह सकते हैं, या एक स्टेप बैक आकर डिवाइड करें, बनाते हैं एरेनकाइम, जो वाटर में प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है। और क्या हो सकता है, मेसोफिल सेल्स भी होते हैं, वो परमानेंट सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, वो फिर से डिवाइड करते, मतलब री डिवीजन, री डिफरेंशिएशन होता है। अब जो मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो, प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो हमारा है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, है ना। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक टर्म आया है कैरियन से। तो जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, सेल का, सेल थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि जो सेल है वो, सेल का ओरिजिन क्या है। सेल का एवोल्यूशन को यदि बेसिस माना जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अर्ली टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है, जिसमें क्या मिलता है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री, यानी जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं,
एक सेपरेटिंग बाउंड्री होता है जिसके अंदर सेल्यूलर कंटेंट साइटोप्लाज्म होता है और उसको बाहर से सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम करता है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली बैरियर which separates the cell from the surrounding. साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। यहाँ पे अंदर में कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कंटेंट जो है वो जेल जैसा बस आपको फ्री फ्लोट करता हुआ मिलेगा। इसमें एक चीज होता है कि एक न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म में पार्टिकुलर स्पेस में आपको मिलता है न्यूक्लियोइड, मतलब पार्टिकुलर स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना? जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं सेपरेटिंग बाउंड्री के रूप में। उसके बाद आपको न्यूक्लियस कुछ न्यूक्लियोलर रीजन होता है ना? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डबल मेम्ब्रेन इरेगुलरिटी अंदर इनर मेम्ब्रेन में होता है, आगे बात करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? और उसके बाद गोल्जी बॉडी होते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल ओवर प्रोकैरियोटिक सेल? जब प्रोकैरियोटिक सेल था तो फिर इसमें इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना? क्यों? जो हम इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं वो क्यों देखने को मिलता है हमें यूकैरियोटिक सेल में, है ना? तो इसके लिए फिर से हम लोग बात करें, पहले जो डिस्कस किए हैं, जैसे हम बात करते हैं जब भी एक सेल की, या जब भी आप बात करो कि चलो पहले बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि आप स्टूडेंट हैं और आप कंडीशन यही है कि आप घर पे नहीं है, घर से दूर रहते हैं, राइट? अपने घर पे नहीं है, आप रेंट लेकर रहते हैं, किराया वाला मकान है, किराया वाला मकान में एक रूम है, एक तरफ बेड लगा हुआ है, राइट? एंट्री, गेट, हॉल। तो रेंट वाले रूम में ये होता है कि एक ही रूम है जहाँ पे बेड लगा हुआ है, बेड पे बेड एक साइड में कुर्सी है, टेबल है, एक साइड में अटैच बाथरूम वगैरह हो सकता है या फिर किचन हो सकता है, यदि आप टीवी वगैरह रखें तो भी हो सकता है, एनीथिंग। तो एक छोटे से स्पेस में आपको पढ़ाई भी करनी है, स्टडी रूम भी आपका वही हो गया, किचन भी हो गया, है ना? आपका बेडरूम भी हो गया, स्टडी रूम भी हो गया, ओके? कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट रूम भी हो गया। और एक कंडीशन ये लेते हैं जब घर पे हो और अलग-अलग कमरा हो, है ना? अलग-अलग क्या हो? कमरा हो। अलग-अलग कमरा कैसे हो? गेस्ट रूम हो गया, एंटरटेनमेंट रूम हो गया, कॉमन रूम हो गया, हॉल हो गया, स्टडी रूम हो गया, बेडरूम हो गया। तो
फायदा ये है कि जब अलग-अलग रूम है, तो अलग-अलग रूम में गेस्ट आएगा, गेस्ट रूम में रहेगा, बच्चे एंटरटेनमेंट रूम में होंगे, स्टडी रूम अलग होगा, तो इंटरफेरेंस काम का नहीं होगा। तो एफिशिएंसी जो होगी किसी भी काम की ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ, है ना? तो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि जो भी फंक्शंस यूकेरियोट्स में परफॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू prokaryotes. And this is the biggest and main advantage of compartmentalization of a cell from prokaryotes to eukaryotes. Okay, सारी चीजें एक चीज और आता है टाइप ऑफ सेल में। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के आपको एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरिया हो गया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, है ना? बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनको शेप के आधार पे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बैसिलस हो गया, कोकस हो गया। बैसिलस यानी रॉड लाइक सेल्स हो गया, कोकस यानी स्पेरिकल हो गया, विब्रियो यानी कोमा लाइक हो गया, और स्पाइरल शेप हो गया। तो ये जो हो गया वो प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप हो गए, बाई शेप, है ना? यूकैरियोटिक सेल में तो अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे, है ना? वो डिपेंड करता है कि उनका डिफरेंशिएशन पैटर्न, डिवीजन पैटर्न, ओरिजिन क्या है, उस हिसाब से हम यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करते हैं। बट मोर और लेस वी विल गो विथ कॉमन स्टडी। और यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल भी हो सकते हैं। सेल वॉल कहाँ कहाँ होंगे? बैक्टीरिया में होगा, प्लांट में होगा, फंगस में होगा, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि हर टाइप के सेल में आपको मिलेगा। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट होता है वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होगा, जिसमें साइटोसोल, ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल होंगे। उसके अलावा फ्लूइड कंटेंट साइटोसोल होगा, और उसमें कुछ स्टोरेज या अदर प्रोडक्ट्स होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हो सकते हैं, वो इंक्लूजन होगा। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को अलग कर दे, है ना, न्यूक्लियस से। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है, वो कंबाइंडली प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, राइट? तो आगे हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में।